हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 10th क्लास चैप्टर 1 मैथ्स का रियल नंबर। और इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे रियल नंबर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। जितनी भी नींव है, जितनी भी जरूरी बातें हैं, वो सब मैं इस लेक्चर में कवर कराऊंगा। इसके अलावा एनसीईआरटी के जितने भी सवाल होंगे वो इस वीडियो में बच्चों कवर होने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर्स की सारी जो जरूरी चीजें थी या फिर जो लेक्चर्स थे वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा ही दिए हैं। अगर आपको उनको देखने के बाद भी बच्चों डाउट लगे या लगे कि यार अभी तो पॉलिनोमियल में और भी क्वेश्चंस करने की जरूरत है, तो आप ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। मैं पॉलिनोमियल चैप्टर पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर एक वीडियो और लेकर जरूर आऊंगा आप लोगों के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर पर। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग यकीन मानिए कि एनसीईआरटी को लेकर तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। प्लस कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर के इतने मजबूत कर लेंगे यहाँ पर कि इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग बाहर के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें करेंगे, वो आपको बहुत आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगा। आज के लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर बातें होंगी। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आप इस चैप्टर में लेकर चलेंगे। तो बच्चे टोटल 2 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में, 1.1 और 1.2। और एक तरह से देखा जाए तो टोटल टॉपिक्स भी इस चैप्टर में 2 ही हैं। जो पहला टॉपिक है 1.1 में, दैट इज रिलेटेड टू एलसीएम एचसीएफ। और जो दूसरा टॉपिक है जो कि दूसरी एक्सरसाइज में है, वो है इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर। पहले मैं 1.1 में बात कर लूं कि कौन कौन से हम मेन हेडिंग कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे बच्चे कि फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। आज तक आप लोगों ने एलसीएम कैलकुलेट करना सीखा होगा, एचसीएफ कैलकुलेट करना सीखा होगा, वो सभी हम लोग जानते हैं। यहां हमें समझना पड़ेगा कि एलसीएम माने क्या, एचसीएफ माने क्या। आगे हम बात करेंगे मेथड टू फाइंड एचसीएफ और एलसीएम। हालांकि इस मेथड से सभी बच्चे अवेयर होते हैं, पर फिर भी सीखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टीज क्या है, फीचर्स क्या है। पेपर में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले जाते हैं और आते आए हैं क्वेश्चंस। इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि है बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स। किसकी वर्ड प्रॉब्लम्स? वर्ड प्रॉब्लम्स माने सिचुएशनल बेस्ड, एक तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन आप इनको समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया है कि हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझना पड़ेगा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग समझना जरूरी क्यों है? देखो हम चाहें तो बिना मीनिंग समझे भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों उससे नुकसान ये होगा कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे ना, क्योंकि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, दे आर रिलेटेड टू एलसीएम और एचसीएफ। माने वर्ड प्रॉब्लम्स में जो आंसर्स निकलेंगे वो एलसीएम के थ्रू निकलेंगे या एचसीएफ के थ्रू निकलेंगे। इसीलिए हमें एलसीएम और एचसीएफ का मतलब पता होना चाहिए, और एलसीएम का नेचर क्या है, एचसीएफ का नेचर क्या है, वो आपको पहले ही पता होना चाहिए, जिससे कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम करें तो आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये सवाल एलसीएम से रिलेटेड है, या इसका आंसर एलसीएम के थ्रू आएगा, या इसका आंसर एचसीएफ के थ्रू आएगा। वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा सा गहराई से समझ लेना है, उनकी डेफिनेशंस को पता होना चाहिए आपको। हालांकि वर्ड प्रॉब्लम अगर आप बुक में देखेंगे तो पूरे चैप्टर में ही मात्र एक वर्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, पर बाहर के जो क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम में आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, हर साल पूछी जाती है, यूटी में भी, हाफ ईयरली में भी, प्री बोर्ड में भी। इसीलिए जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर बात करेंगे तो वहां हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पर बात जरूर करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम के बाद हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे, वैसे बहुत बड़ी है नहीं। तो ये तो पहली एक्सरसाइज का पूरा टॉपिक है। 1.2 में एक ही टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर।
किसी भी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल सिद्ध कैसे करें। आप लोग 9वीं क्लास में बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे कि इर्रेशनल क्या होता है और रेशनल क्या होता है। यहां हम लोग इर्रेशनैलिटी के प्रूफ पर बात करेंगे, तो जब 1.2 पर बात होगी तब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को। शुरू करते हैं पहली वाली हेडिंग से, फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं छात्रगणों। बच्चों, व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल। तो डेफिनेशन आ चुकी है आपके सामने फैक्टर्स की। फैक्टर क्या है, तो बताया गया है अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर। बड़ी प्यारी भाषा में सबको समझ आ जाएगा देखते ही। अ नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर, एक नंबर जब किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे तो वो नंबर बन जाता है दूसरे नंबर का फैक्टर। यदि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे, जैसे अगर a डिवाइड कर रहा है b को, देन a इज अ फैक्टर ऑफ b। a डिवाइड्स b, देन a इज अ फैक्टर ऑफ b। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, हम सभी जानते हैं कि 2 डिवाइड्स 10, 2 डिवाइड्स 10, 2 10 को डिवाइड कर देता है। जैसे आप यहां ब्रैकेट में देखें, अगर मैं 10 को 2 से क्या करूं डिवाइड, तो आंसर आता है 5। तो क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है 10 को, तो इसका अर्थ ये हुआ 2 इज फैक्टर ऑफ 10। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 इज फैक्टर ऑफ 10। फैक्टर मींस क्लियर। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे तो पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर बन जाता है। अब यहां पर बच्चे हम लोग सीखेंगे फैक्टर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 10 के फैक्टर्स बताइए क्या होंगे, तो 10 के फैक्टर माने क्या। 10 के फैक्टर का मतलब ये है कि कौन कौन से नंबर है जो 10 को डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखेंगे तो 1 भी 10 को डिवाइड कर देता है, तो 1 भी 10 का फैक्टर है। 2 भी 10 को डिवाइड कर देता है, तो 2 भी 10 का फैक्टर है। 5 भी 10 को डिवाइड कर देता है और 10 भी 10 को डिवाइड कर देता है। तो ये सब के सब बच्चे 10 के फैक्टर है। दूसरी भाषा में अगर मैं कहूं, हर वो नंबर जिसकी टेबल में 10 आएगा, 10 उसका फैक्टर होगा, वो 10 का फैक्टर होगा। हर वो नंबर जिसकी टेबल में 10 हो, वो 10 का फैक्टर है। तो आप देखेंगे तो 1 की टेबल में 10 आएगा, 2 की टेबल में भी 10 आएगा, 5 की टेबल में भी 10 आएगा और 10 की टेबल में भी 10 आएगा। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है बच्चों, ये सब है 10 के फैक्टर्स। फैक्टर्स की एक खासियत और है बच्चों, क्या, फैक्टर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे अगर मैंने पूछा 10 का फैक्टर क्या होगा, तो 10 के फैक्टर 10 या 10 से छोटे ही हो सकते हैं। तो ये सब है 10 के फैक्टर, माने इनकी टेबल में 10 आ रहा है, ये सब 10 को डिवाइड कर रहे हैं। आई होप सभी को समझ आया है। ऐसे ही पूछ लिया 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो हर वो नंबर जो 12 को क्या कर दे डिवाइड, माने जिसकी टेबल में 12 आ जाए। तो आप कहेंगे 1 की टेबल में भी 12 आएगा, 2 की टेबल में भी 12 आएगा, 3 6 12, इन सब की टेबल में 12 आएगा, इन सब का फैक्टर होगा 12। आप देख पा रहे हैं कि 12 का जो फैक्टर है वो 12 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 12 या 12 से छोटा ही होगा। ऐसे ही आपसे पूछा बताइए 7 का फैक्टर क्या होगा, तो बच्चे 7 या तो 1 से डिवाइड होता है, 7 या फिर 7 से डिवाइड होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 7 प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर्स या तो 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं। तो आप किसी भी प्राइम नंबर के जब फैक्टर ढूंढते हो ना, तो प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। आप अगर 3 के फैक्टर्स ढूंढेंगे तो या तो 1 आएगा या 3 आएगा। ये है बच्चे फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल किसको कहते हैं हम लोग, तो मल्टीपल माने क्या, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। देखो इसी को बिल्कुल रिवर्स करके कह दिया। अगर एक नंबर डिविजिबल है दूसरे नंबर से, यहां कहा था अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे, वहां कहा गया है अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल कहलाएगा।
जैसे फॉर एक एग्जांपल है, या फिर ऊपर वाली लाइन पढ़ ले, अगर a डिविजिबल बाय b है, यदि a b से डिवाइड हो जाता है तो पक्का a क्या कहलाएगा, मल्टीपल b का। जैसे मैंने कहा 10 इज डिविजिबल बाय 2, सब जानते हैं क्योंकि 10 2 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 10 कहलाएगा मल्टीपल 2 का। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसी लाइन को रिवर्स करके वहां लिख दिया है। मैंने यहां कहा था 2 डिवाइड करता है 10 को, तो 2 कहलाया था फैक्टर 10 का। इसी बात को अगर मैं रिवर्स करके कहूं तो ऐसे कहूंगा 10 डिविजिबल है 2 से, इसीलिए 10 कहलाएगा मल्टीपल 2 का। ये है मल्टीपल। चलो मल्टीपल्स निकालना सीखते हैं। मैंने आपसे कहा बताइए 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 2 के मल्टीपल का मतलब क्या है, हर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है, जो 2 से डिविजिबल है वो क्या कहलाएगा, 2 का मल्टीपल। मैंने आपसे पूछा 2 के मल्टीपल क्या होंगे, तो बच्चों हर वो संख्या विच इज डिविजिबल बाय 2 वो सब 2 के मल्टीपल है। जैसे 2 भी 2 से डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है, 8 भी 2 से डिविजिबल है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब 2 के मल्टीपल हैं। ऐसे ही मैंने कहा 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो हर वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए, जो 5 से डिविजिबल हो, वो सब 5 के मल्टीपल है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे 5 की टेबल में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब है डिविजिबल बाय 5। अच्छा मल्टीपल की एक खासियत और है क्या, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है ना वो उस नंबर से बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, कभी भी मल्टीपल उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता। मैं कहूं 5 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 5 का मल्टीपल कभी भी 5 से छोटा नहीं होगा। जैसे फैक्टर में हमने क्या देखा था, किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता। मल्टीपल के बारे में कहा जाता है कि मल्टीपल उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता। किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल निकालने हैं आपको तो सीधा उसकी टेबल पढ़ना शुरू कर दे। मैं अगर आपसे कहूं कि भैया बताइए 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 3 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया मल्टीपल। आगे दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों को अगर एक साथ पढ़ना हो, फैक्टर को भी और मल्टीपल को भी, तो दोनों को एक साथ कैसे पढ़ा जाएगा, तो बताया गया है अगर a डिविजिबल है b से, a डिविजिबल है b से, तो a तो कहलाएगा b का मल्टीपल और b कहलाएगा a का फैक्टर। अगर a डिविजिबल है b से तो पक्का a b का मल्टीपल है और b a का फैक्टर है। जैसे मैंने 2 नंबर लिए 3 और 12, हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि 12 तो है मल्टीपल 3 का और 3 है फैक्टर 12 का। तो ये है रिलेशन दोनों के बीच में। आई होप सभी को फैक्टर्स और मल्टीपल वाला ये टॉपिक क्लियर हुआ है। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें यहां पे समझना है बच्चों एलसीएम माने क्या और एचसीएफ माने क्या। मीनिंग समझेंगे तो ही आपको कैलकुलेट करने का तरीका भी समझ आएगा, तभी क्लियरिटी हो पाएगी बड़े अच्छे से। बच्चे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि मल्टीपल माने क्या, तो आप कहेंगे एक नंबर अगर किसी से डिविजिबल है तो वो कहलाता है मल्टीपल। फिर उसके आगे वर्ड आ गया कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल माने क्या, एक ऐसा नंबर जो कई नंबर्स से एक साथ डिविजिबल है। एक ऐसा नंबर जो कई नंबर्स से एक साथ क्या है, डिविजिबल है, उसको कहेंगे कॉमन मल्टीपल। और उसके आगे वर्ड आ गया है लीस्ट। लीस्ट माने वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। माने कॉमन मल्टीपल माने क्या, एक ऐसा नंबर जो गिवन सभी नंबर्स से डिविजिबल है। और लीस्ट माने उससे छोटा और कोई कॉमन मल्टीपल ना हो।
तो इनको अगर आप अच्छे से समझ लें तो एक डेफिनेशन ये निकल के आएगी क्या, a smallest number that is divisible by all the given numbers, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो गिवन सभी नंबर्स से क्या है, डिविजिबल है, उस छोटी से छोटी संख्या को ही एलसीएम कह दिया गया है। चलो एग्जाम्पल्स से क्लियर होता है। मैंने कहा 12, 15 और 20 का एलसीएम बताइए क्या होगा। मैं अभी एक्चुअल मेथड की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अभी मैंने आपसे कहा 12, 15 और 20 का एलसीएम बताइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मुझे एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल है, 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी। तो देखिए सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे बता दो जरा, तो आप कहेंगे कि 12 की टेबल में जो कुछ भी आता है वो सब 12 से डिविजिबल है। तो क्या क्या होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 72, कोई लिमिट तो होगी नहीं। ये सब हैं 12 के मल्टीपल्स। अच्छा 15 के मल्टीपल्स क्या होंगे, जो 15 से डिविजिबल होंगे, यानी जो 15 की टेबल में आएंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 60, 75, ऐसे ही। 20 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 20, 40, 60, 80 और इसकी भी कोई सीमा नहीं होगी बच्चों। ये सब हैं 12 के मल्टीपल्स, ये सब है 15 के और ये सब है 60 के। लेकिन बच्चों हमें मल्टीपल से मतलब थोड़ी ना है, हमें तो कॉमन मल्टीपल चाहिए। कॉमन माने जो इन सभी में हो। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 60 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 60 15 को भी डिवाइड कर रहा है और 60 20 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 60 एक तरीके से इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब एक बात और बताइए, क्या 60 से छोटा और कोई कॉमन मल्टीपल है? आप कहेंगे कि सर देखने पर तो कोई नहीं मिल रहा। तो 60 इन तीनों का एक कॉमन मल्टीपल भी है और छोटे से छोटा है। तो 60 एक प्रकार से क्या हुआ बच्चों, 12, 15 और 20 का एलसीएम। देखिए अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल की ही बात करें सिर्फ, तो 60 के अलावा और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होंगे। जैसे आप अगर इसी टेबल को आगे बढ़ाएं तो इसी में कहीं ना कहीं 120 मिलेगा, 60 के बाद 120 तो आएगा। 15 की टेबल में भी कहीं ना कहीं 120 आएगा और 20 की टेबल में भी कहीं ना कहीं 120 आएगा। तो 60 के अलावा 120 भी हुआ कॉमन मल्टीपल। पर भैया क्या 120 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है क्या, ये बताइए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, 120 सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि 120 से छोटा भी है विच इज 60। और एलसीएम जो है वो सिर्फ छोटे मल्टीपल्स की बात करता है, इसीलिए हमने जवाब में 120 ना लेके 60 लिया। तो एलसीएम हुआ 60। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 60 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 माने क्या, तो आप कहेंगे 60 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। इससे छोटा और कोई नहीं है, इसीलिए एलसीएम कहलाया 60। ऐसे ही अब हम लोग थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में भी समझ लेते हैं कि एचसीएफ क्या चीज होती है। अच्छा एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को ना हम कहीं कहीं जीसीडी भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बात एक ही है, एचसीएफ जीसीडी एक ही है। अच्छा इसकी फुल फॉर्म से इसका मीनिंग समझे। सबसे पहले वर्ड है फैक्टर। क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर आप समझते ही हो, अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे तो वो कहलाता है फैक्टर। डिवाइड कर दे, ध्यान दे। कॉमन फैक्टर माने एक ऐसा नंबर जो उन सभी नंबर को डिवाइड करे जितने भी नंबर दे रखे होंगे। कॉमन फैक्टर माने एक ऐसा नंबर जो गिवन सभी नंबर को डिवाइड कर दे।
और उसके आगे वर्ड आ गया है हाईएस्ट। हाईएस्ट माने होता है सबसे बड़ा, यानी उससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ध्यान दे, एलसीएम में हमें ढूंढना होता है सबसे छोटा मल्टीपल, एचसीएफ में हमें ढूंढना होता है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। जैसे तो डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन बनी अ ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ऑल द गिवन नंबर। अ ग्रेटेस्ट नंबर, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या जो गिवन सभी नंबर्स को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, उसी को एचसीएफ बोल देते हैं, उससे बड़ा कोई और ना हो। चलिए कुछ नंबर है मेरे पास 48, 72 और 36, और आपसे कह दिया है एचसीएफ बताइए। तो फैक्टर्स की मदद से मैं इन तीनों का एचसीएफ निकाल कर दिखाऊंगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा हूं। संख्याएं हैं मेरे पास 48, अगला है 72 और अगला है 36। आपसे पूछा है कि बताइए इन सब का एचसीएफ क्या होगा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो फैक्टर माने कौन कौन से नंबर हैं जो 48 को डिवाइड कर देते हैं, माने 48 किस किस की टेबल में आता है, वो सब लिखना शुरू करिए। देखिए 48 जो है, मतलब एक 48 को डिवाइड कर देगा, दो भी 48 का फैक्टर होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा, चार के बाद 6 भी होगा, 8 भी होगा, उसके बाद क्या होगा 12 भी होगा, 12 के बाद 16 भी होगा, 16 के बाद 24 भी होगा, और 24 के बाद सीधा हो जाएगा 48। 24 के बाद सीधा क्या हो जाएगा 48। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भैया 72 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो 72 जो है भैया 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, उसके बाद 6 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 9 के बाद ये सीधा किससे डिवाइड होगा 12 से, 12 के बाद ये सीधा किससे डिवाइड होगा 18 से, 18 के बाद ये डिवाइड होगा 24 से, और 24 के बाद ये सीधा डिवाइड होगा 72 से। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 6, 6 के बाद क्या होगा बच्चे 9, 9 के बाद होगा 12, 12 तिया 36, 18, और उसके बाद सीधा हो जाएगा 36। ये सब 48 के फैक्टर है, ये सब 72 के हैं, और ये सब 36 के हैं। आप कहेंगे कि सर हमें फैक्टर थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए कॉमन फैक्टर क्या है। तो जरा इन सभी में कॉमन फैक्टर ढूंढना शुरू करें कि क्या होगा कॉमन फैक्टर। तो बच्चों कॉमन फैक्टर आप अगर ध्यान से देखें तो एक भी कॉमन फैक्टर है, देखो तीनों में है, दो भी इनका कॉमन फैक्टर है, यानी दो भी तीनों को डिवाइड कर रहा है, तीन भी इनका कॉमन फैक्टर है, चार भी इनका कॉमन फैक्टर है, आफ्टर दैट 6 भी इनका कॉमन फैक्टर है, 6 के बाद क्या 8 है, 8 इन दोनों में है पर इसमें नहीं है, क्या 9 है, नहीं है कॉमन इन दोनों में पर उसमें नहीं, 12 है, बिल्कुल है, 12 भी इनका कॉमन फैक्टर है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 12 के बाद और तो कोई नंबर है ही नहीं जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर हो। तो ये सब क्या है, इन तीनों के कॉमन फैक्टर है। पर एचसीएफ की डेफिनेशन क्या कह रही है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो इन सभी कॉमन फैक्टर्स में जरा सोचकर बताइए हाईएस्ट कौन सा है। तो नो डाउट आप कहेंगे कि सर 12, तो 12 क्योंकि इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इससे बड़ा और कोई है ही नहीं। तो 12 कहलाया बच्चों इन तीनों संख्याओं का HCF। इट मींस 12 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो 48 को भी डिवाइड करेगा, 72 को भी डिवाइड करेगा, 36 को भी डिवाइड करेगा। 12 से बड़ा अगर आप ढूंढेंगे तो कोई और संख्या अपने को नहीं मिलने वाली। आई होप सभी को एलसीएम का मीनिंग क्लियर हुआ है कि एलसीएम माने क्या और एचसीएफ माने क्या। ये जो मैंने आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर दिखाए हैं, ये बच्चे एक्चुअल मेथड है नहीं। एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है,
एक्चुअल मेथड पर अब बात करने वाले हैं। मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ। जिस मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बच्चे, उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके पास कोई भी एक नंबर होता है, आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकालना शुरू करते हो, माने किसी भी प्राइम नंबर से आप उसको डिवाइड करना शुरू कर देते हो। जैसे प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इन सब संख्याओं से किसी भी नंबर को डिवाइड करना शुरू करें और फाइनली उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, माने प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे। इसी चैप्टर में एक थ्योरम है जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, माने हर नंबर के, हर कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर करे जा सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 2 ही फैक्टर हो। चलिए प्राइम फैक्टर कर कर देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपसे पूछ ले 120 का क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा 120 को किसी भी प्राइम नंबर से जिससे वो हो सके डिवाइड करना शुरू करेंगे। जैसे 2 से कट रहा है, 2 6 जा 12, 200, फिर ये 2 से कट रहा है, 2 3 जा 200, फिर ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 5 जा, अब 15 3 से कटेगा, 3 5 जा, और अब ये 5 से कटेगा तो 5 1 जा। तो बच्चे 120 को हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए? तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, सबकी गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 तो आया 3 बार, सीधा सीधा लिख दे 2 की पावर 3 इंटू 3 एक ही बार है तो 3 लिख दे, या 3 की पावर 1 लिख दे, इंटू 5 एक ही बार आया तो सिंपल 5 लिख दे, या 5 की पावर 1 लिख दे। तो ये है 120 के प्राइम फैक्टर्स। कोई अगर पूछे कि 120 के फैक्टर्स क्या क्या है, तो आप बता देना प्राइम फैक्टर्स 2 है, 3 है और 5 है। तो ये है 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से अभी हम एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये क्या है बच्चे सामने? ये आपका 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। वही वाली बात है कि हर नंबर को जितने भी दे रखे हैं सबको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में इनको लिखकर दिखा दीजिए। जैसे मैं कोई भी एक क्वेश्चन करा दूं, ये 5005 करा देता हूं मैं तीसरा। आपको 5005 के क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर। आपको नजर ही आ रहा होगा कि 5005 5 से तो कट ही जाएगा। 5 1 जा 5, 500, 500, 5 1 जा 5। अच्छा, ये जो 1001 है, आप देखेंगे ना ये 2 से कटेगा, ना ये 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा। तो 7 के बाद अगला प्राइम होता है 11। इसको जरा 11 से डिवाइड करके देखें, मनी मन में हो जाएगा आराम से। 11 है, निम 99, 11 9 जा 99, फिर एक बचा, एक उतार लिया, 11 1 जा 11, हालांकि 91 7 से कट जा रहा है, तो 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और फिर 13 तो प्राइम है तो 13 से ही कटेगा। तो 5005 को किस फॉर्म में लिखा जाएगा? इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। 5 इंटू 11 इंटू 17 इंटू में 13। तो ये हो गए 5005 का प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने के बाद अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन है हमारे सामने दो संख्याएं हैं, 180 और एक है 168। आपसे कह दिया है कि इन दोनों का एलसीएम बताइए और इन दोनों का एचसीएफ बताइए। तो बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सरल मेथड है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का, या तीन हो तो तीनों का सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो पहले 180 के और फिर 168 के प्राइम फैक्टर्स करें क्या क्या होंगे। तो देखिए बच्चों,
अगर मैं 180 के प्राइम फैक्टर्स करना चाहूं तो पहले 2 से कैंसिल होगा ये 90, फिर ये 2 से कैंसिल होगा 45, फिर ये 3 से कैंसिल होगा तो 15, फिर ये 3 से कैंसिल होगा 3 5 जा 15, और फिर फाइनली ये 5 से कैंसिल होगा तो 5 1 जा 5। सिमिलरली 168 के भी जरा फैक्टर निकाल के देख लो क्या है। इसको 2 से काटना शुरू करें तो भाई 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर उसको 2 से काटोगे तो 2 2 जा और 2 1 जा, फिर 3 से काटोगे तो 3 7 जा, और फाइनली अगर आप लोग 7 से काटोगे तो 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टर हो गए। अब देखो आगे क्या होना है। 180 के प्राइम फैक्टर बच्चों क्या बने फाइनली। अब हम क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई ही तो करेंगे ना। तो देखो 2 इंटू 2, तो इसको आप लिख देना 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3, तो इसको लिख देना 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाई आप लिख देना 5। अच्छा 5 तो एक ही बार है ना, तो 5 की पावर आप कर देंगे यहाँ पे 1, क्योंकि 5 तो एक ही बार आ रहा है। ऐसे ही 168 के फैक्टर्स देखे जरा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 आया 3 बार, इंटू में 3 है, 3 तो एक ही बार है तो 3 की पावर 1, और इंटू में 7, 7 तो एक ही बार है इसीलिए आप लिखेंगे 7 की पावर 1। मैंने दोनों को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब देखिए कितना सरल तरीका है एलसीएम निकालने का। जब भी आप क्या करेंगे बच्चों, दो नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो पहले आप लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, और जो भी दोनों में कॉमन फैक्टर्स हो उनमें से बड़ी पावर वाले को हमेशा एलसीएम में ले लेना। क्या बोला मैंने, कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनमें उनमें से बड़ी पावर वाले को ले लेना है। तो जैसे यहां समझिए, 2 इसका भी कॉमन फैक्टर है और 2 इसका भी फैक्टर है। यहाँ है 2 की पावर 2 और यहाँ है 2 की पावर 3। तो बच्चों दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3, तो एलसीएम में ले लिया जाएगा 2 की पावर 3। कॉमन फैक्टर देखिए, 2 180 का भी फैक्टर है, 2 168 का भी फैक्टर है, लेकिन एलसीएम कहता है बड़ी पावर को लीजिए। ऐसे ही जरा आगे बढ़ते हैं, 3 इसका भी फैक्टर है और 3 इसका भी फैक्टर है। यहां है 3 की पावर 2 और यहां है 3 की पावर 1, तो बड़ी पावर दोनों में से क्या है बच्चों, 2, तो हमने ले लिया 3 की पावर 2। लेकिन अब जरा आप आगे अगर ध्यान से देखेंगे, 5 की पावर 1 है ना ऊपर, तो 5 180 का तो फैक्टर है पर 168 का तो फैक्टर है ही नहीं। तो भाई कैसे करें, तो बाद में मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, पहले इसको थोड़ा प्रोसीजर से समझे। अच्छा यहाँ 5 की पावर 1 है लेकिन 168 में तो 5 फैक्टर है ही नहीं। तो एक बात बताइए, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है हमेशा, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक बात और बताइए, ये जो 1 है, क्या मैं इस 1 को 5 की पावर 0 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल, आप कहेंगे सर किसी की भी पावर 0 हो उसको तो 1 ही लिखा जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, उसमें भी 5 फैक्टर आ गया और इसमें भी 5 फैक्टर आ गया, तो दोनों में बड़ी पावर तो 5 की पावर 1 है या नहीं है? तो एलसीएम के दौरान आ जाएगा 5 की पावर 1। मैंने क्या बताया, कॉमन फैक्टर जो होते हैं उनमें से बड़ी पावर को लिया जाएगा। तो 5 180 का तो फैक्टर था पर 168 में 5 नजर आ ही नहीं रहा, इसीलिए मैंने वहां मल्टीप्लाई में लिख दिया 5 की पावर 0, जिससे कि दोनों में 5 नजर आ जाए। ऐसे ही अब जरा 7 पर ध्यान दे। 7 बच्चों 168 का तो फैक्टर है पर 7 180 का तो फैक्टर है ही नहीं। तो एक बात बताओ, मल्टीप्लाई में भाई 1 तो होता ही है हमेशा, मल्टीप्लाई में 1 तो हमेशा होता ही होता है, बिल्कुल है। और अब आप एक बात और बताइए, ये जो 1 है, इस 1 को मैं 7 की पावर 0 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर बिल्कुल, किसी को भी 1 को किसी की भी पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। तो एक बात बताइए, यहां है 7 की पावर 0 और यहां है 7 की पावर 1, तो दोनों में बड़ी पावर तो 7 की पावर 1 हुई, तो एलसीएम के दौरान 7 की पावर 1 लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? और जैसे ही अब आप इन सब की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आपको सीधा एलसीएम मिल जाएगा। जैसे
2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 इंटू 5 इंटू जो भी आंसर आए 8 9 72 इंटू 5 इंटू 7 72 इंटू 5 होगा 360 इंटू में 7 तो 700 7 6 42 7 21 और 4 25 एलसीएम आया बच्चों 2520। तो मैंने क्या बताया, जो भी कॉमन फैक्टर्स हो एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर ली जाएगी कॉमन फैक्टर्स की। एचसीएफ में ये काम हो जाएगा उल्टा। एचसीएफ में हमें क्या करना है बच्चों, जो भी कॉमन फैक्टर्स हो उनमें से छोटी वाली पावर लें पहले। तो देखो यहां है 2 की पावर 3 और ऊपर है 2 की पावर 2, तो दोनों में से छोटी पावर क्या है, ऑब्वियसली 2 की पावर 2। तो एचसीएफ के दौरान हमेशा छोटी पावर आएगी। अच्छा यहाँ 3 है और नीचे भी 3 है, ऊपर है 3 की पावर 2 और नीचे है 3 की पावर 1, तो दोनों में से छोटी पावर जो है बच्चों वो कहीं ना कहीं 3 की पावर 1 है या नहीं है। ऐसे ही अब जरा 5 और 7 पर भी फोकस कर लें। ऊपर 5 की पावर 1 है और नीचे 5 की पावर 0 है। एचसीएफ कहता है कॉमन फैक्टर्स की छोटी वाली पावर लें, तो दोनों में से छोटी पावर लोगे तो 5 की पावर 0। वैसे भी आप देखोगे तो 5 की पावर 0 लेने का कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि वो तो 1 होता है, इसीलिए इसको ले या ना ले एक ही बात है। सिमिलरली 7 यहाँ है 7 वहां है, नीचे 1 पावर है और ऊपर 7 की 0 पावर है। तो एचसीएफ के दौरान हम लोग क्या करेंगे, हमेशा छोटी वाली पावर्स लेंगे और जैसे ही आप इन सब की गुना करेंगे यू विल गेट द एचसीएफ। तो देखिए 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 1 3, किसी की भी पावर 0 1, तो 4 3 होता है 12। दिस इज द एचसीएफ। एक छोटी सी बात याद रख लो, बस काम खत्म हो जाएगा। एलसीएम में हमेशा कॉमन फैक्टर्स की बड़ी पावर आएगी, एचसीएफ में हमेशा कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर आएगी। और दूसरी बात, जो संख्याएं कॉमन नहीं है, जैसे 5 ऊपर था नीचे नहीं था, 7 नीचे था ऊपर नहीं था, तो इसका एक तो तरीका यह है कि मल्टीप्लाई में मैंने 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0 लिख लिया। इसका एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता है याद करने का, क्या कि आप इन संख्याओं को ना लें, इनटू में 5 की पावर 0 और इनटू में 7 की पावर 0 को भूल जाएं। तो फिर क्या करें, तो फिर ऐसे करना है आपको कि जब आप एलसीएम निकालें, तो एलसीएम के दौरान पहली बात कॉमन फैक्टर्स की बड़ी पावर लें, तो इन दोनों में से आएगा 2 की पावर 3 और इन दोनों में से आएगा 3 की पावर 2। दूसरी बात, जो नंबर्स कॉमन फैक्टर नहीं भी हैं उनको भी एलसीएम में एज इट इज लिख दिया जाए। जैसे 5 की पावर 1 180 में तो है पर 168 में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सीधा सीधा एलसीएम के दौरान लेंगे। 7 की पावर 1 168 में तो है पर 180 में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एलसीएम के दौरान लेंगे। यानी जो नंबर कॉमन नहीं भी है वो भी एलसीएम में आएगा। और जब आप एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, तो एचसीएफ में सबसे पहली बात कॉमन फैक्टर्स की छोटी वाली पावर लेनी है, कॉमन फैक्टर्स की छोटी, तो इन दोनों में से आएगा 2 की पावर 2 और इन दोनों में से आएगा 3 की पावर 1। और यदि कोई नंबर कॉमन नहीं है तो वो एचसीएफ में नहीं आएगा। जैसे 5 180 में है 168 में नहीं है, एचसीएफ में हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि एचसीएफ का तो मतलब ही होता है कॉमन फैक्टर। ऐसे ही 7 168 में तो है 180 में नहीं है, इसीलिए 7 भी नहीं आएगा। तो आप चाहे इस वाले तरीके से जाएं इनटू में 0 मान के पावर में, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे याद रख लें कि जो कॉमन नहीं है वो एलसीएम में आते हैं, एचसीएफ में नहीं आते, और जो कॉमन है एलसीएम में उनकी बड़ी वाली पावर को गिना जाएगा, एचसीएफ में उनकी छोटी वाली पावर को काउंट किया जाएगा। प्यार से बड़े ही सरल तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए आपके सामने ये एक सवाल है, 2 की जगह 3 संख्याएं दे दी है ए बी सी और संख्याएं ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, और कह रहा है कि आपसे इन तीनों का एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। तो ऐसा करते हैं, आप जरा फैक्टर्स पर गौर करें। जैसे यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 1 है,
दो इसका भी कॉमन फैक्टर है, दो इसका भी कॉमन फैक्टर है, पर इसमें तो कहीं दो नजर नहीं आ रहा। तो सबसे अच्छा है मैं मल्टीप्लाई में यहाँ क्या लिख लूं, 2 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो, 1 तो होता ही है हमेशा। ऐसे ही और चीज देखें, जैसे 7 इसका तो कॉमन फैक्टर है, पर ए का भी नहीं है और सी का भी नहीं है। तो ए में भी लिख ले 7 की पावर 0 और सी में भी लिख ले 7 की पावर 0। अब आप अगर देखेंगे तो एक चीज और, 5 ए का कॉमन फैक्टर है, सी का भी कॉमन फैक्टर है, पर ये बी का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए मल्टीप्लाई में क्या लिखना पड़ेगा, 5 की पावर 0। ऐसे ही 3 ए में भी है और 3 सी में भी है, पर 3 बी में तो नहीं है ना, तो इसीलिए यहां लिख लेंगे 3 की पावर 0। अब इससे ये हो गया है कि सबके कॉमन फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, 2 3 5 7। ये ए के पास भी है, बी के पास भी है और सी के पास भी है। अब यहां से सोचना बड़ा आसान है। देखिए अगर मुझे इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम कहता है कॉमन फैक्टर्स की बड़ी वाली पावर। यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 1 है और इसमें 2 की पावर 0 है। तो भाई बड़ी पावर तो 2 की पावर 2 ही होगी, इनटू 3 देखते हैं, यहां 3 की पावर 4, यहां 0 और यहां 2। तो इनमें से बड़ी पावर क्या है, ऑब्वियसली बड़ी पावर तो 3 की पावर 4 होगी। आगे बढ़ते हैं, यहां है 5 की पावर 1, इसमें है 0 और इसमें है 5 की पावर 2। तो भैया बड़ी पावर तो 5 की पावर 2 ही कर दो। ऐसे ही अब जरा 7 को भी देख लेते हैं, यहां 7 की पावर 0 है, इसमें 7 की पावर 1 है और इसमें 7 की पावर 0 है। तो तीनों में से बड़ी पावर तो 7 की पावर 1 है, और इनको ओपन कर देना है, जैसे 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 4 81, 25 और 7, जो भी मल्टीप्लाई करके आए दैट विल बी योर आंसर। एचसीएफ क्या होगा बच्चों, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स की छोटी वाली पावर लेंगे, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 0। तो क्या लेंगे कॉमन, कम पावर वाला, 2 की पावर 0। ऐसे ही यहाँ 4 पावर है, यहाँ 0 पावर है और यहाँ 3 की 2 पावर है। तो कम क्या है, ऑब्वियसली 3 की पावर 0। आगे यहाँ 5 की पावर 1 है, इसमें 0 है और इसमें 2 है, तो कम क्या है, 5 की पावर 0। माने इनमें कॉमन कुछ नजर आ ही नहीं रहा एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ है 7 की पावर 0, यहाँ 1 है और यहाँ 7 की पावर 0। तो देखोगे तो कम पावर तो 0 ही आ रही है, सभी में कम वाली पावर 0 है, और किसी की भी पावर 0 हो तो 1। तो HCF विल बी 1। आई होप सभी को LCM और HCF कैलकुलेट करना आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, देखिए बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फॉर्मूले के रूप में है और इस फॉर्मूले की वेरिफिकेशन भी पेपर में आती है। मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, एक है ए और एक है बी। तो बच्चों दो नंबर के एलसीएम और उसी के एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन कुछ ये है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दो संख्याओं का एलसीएम और उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ की मल्टीप्लाई अगर कर दी जाए तो कितने के बराबर आएगा, उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। जो प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का होगा वही प्रोडक्ट उन दोनों ओरिजिनल नंबर्स का भी होगा। और इसी बात को वेरीफाई करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। मान लेते हैं मेरे पास दो संख्याएं हैं, एक है 12 और एक है 15। इसको आप ए कह दें और इसको आप बी कह दें। तो क्वेश्चन ये है कि पहले हमें इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ निकालना है और फाइनली इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो बच्चे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पहले आप इन दोनों के प्राइम फैक्टर कर ले। जैसे 12 के क्या होंगे, 2 6 2 3 और 3 1 जा। 15 के क्या फैक्टर्स होंगे, 3 5 और 5 1 जा। अच्छा 12 को अब हम क्या लिखेंगे, तो 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 माने 2 की पावर 2 इंटू में 3 माने 3 की पावर 1। 15 को हम क्या लिखेंगे,
3 एज इट इज है तो 3 की पावर 1, और 5 है तो 5 की पावर 1। तो आप देखें डायरेक्ट करें, मैंने साफ साफ बताया था एलसीएम में बड़ी पावर और एचसीएफ के दौरान छोटी पावर, और जो कॉमन नहीं है वो एलसीएम में आएगा, एचसीएफ में नहीं आएगा। जैसे यहां 2 की पावर 2 है, पर इसमें तो 2 कहीं नजर आ ही नहीं रहा, तो एलसीएम में तो इसको गिना जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो 5 की पावर 1 है, ऊपर 5 नहीं है, एलसीएम में ये फिर भी आएगा। अच्छा, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, तो 3 एकमात्र कॉमन फैक्टर है, और जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी बड़ी पावर आएगी। अब आप कहेंगे यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो बड़ा भी 1 ही होगा, तो इनटू में आप ले लेना 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 4 इंटू 5 इंटू 3, एलसीएम विल बी 60। एचसीएफ क्या होगा बच्चों इन तीनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का? अच्छा, कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? मात्र 3, तो यहां भी 3 की पावर 1 है और यहां भी 3 की पावर 1 है। एचसीएफ में हमेशा छोटी पावर आएगी और दोनों में छोटी भी 1 ही होगी, तो 3 की पावर 1। अच्छा, सवाल ये है क्या ये 2 की पावर 2 यहां आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2 की पावर 2 12 का तो फैक्टर है, पर ये 15 का नहीं है। ऐसे ही 5 15 का तो फैक्टर है, पर ये 12 का फैक्टर नहीं है। और एचसीएफ में हमेशा बस कॉमन फैक्टर ही आते हैं, तो 3 की पावर 1 का मतलब होगा बच्चों मात्र 3। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आया 3, एलसीएम आया 60। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन बड़ी आसान है, पहले लेफ्ट साइड उठा ले फिर राइट साइड उठा ले। तो लेफ्ट साइड क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम आया है 60 और एचसीएफ आया है 3, तो 60 दिया 180, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही अब जरा राइट हैंड साइड उठा ले, ए इंटू बी। ए इंटू बी माने ओरिजिनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आया? तो बच्चों नंबर्स तो 12 और 15 है ना, तो जरा 12 की 15 में मल्टीप्लाई करके देख लें, ये भी डेफिनेटली 180 ही आएगा। और आप कहेंगे कि दोनों साइड आ गई बराबर। इसका मतलब है फॉर्मूला आपका, यानी ये जो रिलेशनशिप है ये क्या हो गई है, वेरीफाई हो चुकी है। इज दैट ओके? आई होप सभी को ये क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टीज। हालांकि इन प्रॉपर्टीज का जो संबंध है वो बुक के क्वेश्चन से नहीं है, बाहर के क्वेश्चन से है, लेकिन आप जानते हो कि बात सिर्फ बुक से तो बनने वाली है नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका ज्ञान होना चाहिए। एक एक को लेकर चलते हैं। पहला, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। यदि हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस में संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, आपसे कह देगी उन नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, तो आप सीधा सीधा क्या कहेंगे, फॉर्मूला है एक, एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर्स अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शन में जितने भी न्यूमिरेटर्स होंगे उनका एलसीएम निकाल के ऊपर डाल देना, और फ्रैक्शन में जितने भी एचसीएफ होंगे, सॉरी डिनोमिनेटर्स होंगे, उनका एचसीएफ निकाल के नीचे रख देना, और वो आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे मेरे पास कुछ संख्याएं हैं 1/2, 4/3, 8/3। आपसे कह दिया कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम बताइए क्या होगा, तो क्या करोगे, इनमें न्यूमिरेटर्स क्या है, 1, 4 और 8, तो 1, 4 और 8 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। और इनका डिनोमिनेटर क्या है, 2, 3, 3, तो इन 2, 3, 3 का क्या करेंगे, एचसीएफ। तो अब कुछ नहीं करना, 1, 4, 8 का एलसीएम जो भी आएगा उसको न्यूमिरेटर में पुट कर देना, इतना काम आपको कर लेना है, अब ये तुम्हारे हवाले है। और ये जो डिनोमिनेटर है 2, 3, 3, इनका एचसीएफ निकाल के डिनोमिनेटर में पुट कर देना, तो यही आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले फ्रैक्शंस का एचसीएफ क्या होगा, फ्रैक्शन का एचसीएफ, तो फॉर्मूला रिवर्स कर दो, क्या, न्यूमिरेटर्स का इस बार एचसीएफ निकालेंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का इस बार एलसीएम निकालेंगे। एग्जाम्पल, वही क्वेश्चन ले लिया मैंने, 1/2, 4/3, 8/3, और कह रहा है कि इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों एचसीएफ,
1, 4 और 8, इन तीनों का क्या कैलकुलेट करेंगे, HCF। ये आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और 2, 3, 3, इन तीनों का निकालेंगे LCM, और वो आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिवाइड करते ही जो होगा दैट विल बी योर आंसर। बुक में नहीं है ये, बुक के बाहर मिलने वाले हैं। आगे, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स। यदि आपके पास कुछ प्राइम नंबर्स हैं और आपसे उनका एलसीएम पूछ ले, देखो प्राइम नंबर्स की पहचान होनी चाहिए। हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या वो खुद, या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। तो आपके पास यदि प्राइम नंबर्स है और उनका एलसीएम पूछ ले, तो सीधा जवाब है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। उन नंबर्स की सीधा मल्टीप्लाई कर दें, आपको कोई प्राइम फैक्टराइजेशन लगा के टाइम वेस्ट करने की, टाइम फोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 संख्याएं हैं 7, 3, 11, और पूछ ले इनका एलसीएम क्या होगा, तो पहले पहचान लो, 7 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और 11 भी प्राइम है। तो कोई मेथड नहीं लगाना, सीधा जवाब क्या होगा, 7 इंटू 3 इंटू 11। सीधा इन संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दी, वही आपका एलसीएम होगा। आगे, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा बच्चों फिक्स है, 1 होगा। कारण, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उनमें 1 के अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर मिलता ही नहीं है, और जब कॉमन फैक्टर 1 ही होगा तो वही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें भी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपके पास 3 संख्याएं हैं 3, 11, 19, आपसे कह रहा है कि इनका एचसीएफ बताइए, तो समझदार अगर आप हैं तो समझ गए होंगे, 3 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, तो तीनों का डायरेक्ट एचसीएफ क्या होगा, 1, क्योंकि इन तीनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। पांचवा, ये अभी अभी हमने पढ़ा है बच्चों, क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए इंटू बी। दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है, वही उन दोनों नंबर्स का भी प्रोडक्ट होता है। अभी हमने वेरीफाई भी किया है, और आगे एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस भी आएंगे ही आएंगे। छठी और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्या कह रहा है, फॉर 2 और मोर देन 2 नंबर्स। यदि 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं हैं हमारे पास, तो क्या होगा, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। उन संख्याओं का एलसीएम निकाल लो और उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकाल लो। तो नियम ये है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एलसीएम एचसीएफ से ना कटे, ये फिक्स है बच्चों, नियम है। तो देखो, एक क्वेश्चन है इसके आधार पर, गिवन है कुछ नंबर्स का एलसीएम 10, कुछ नंबर्स का एलसीएम 10, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एचसीएफ। यदि कुछ नंबर्स का एलसीएम 10 है, तो बताइए इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो देखो ऑप्शन है 5, 2, 1, 3। तो मैंने अभी अभी ऊपर बताया एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कट जाता है। तो एक बात बताइए कि अगर मैं एचसीएफ को 5 मानूं, तो क्या 10 5 से कटता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका मतलब है 5 एचसीएफ हो सकता है, क्योंकि डिविजिबल है। क्या मैं एचसीएफ को 2 मान सकता हूं? तो क्या 10 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, कट रहा है। क्या मैं एचसीएफ को 1 मान सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल मान लो। क्यों? क्योंकि 10 1 से भी डिविजिबल है। परंतु क्या मैं एचसीएफ को 3 मान सकता हूं? आप कहेंगे नहीं जी। क्यों? क्योंकि 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, और ऊपर ऊपर अभी अभी हमने पढ़ा कि एलसीएम तो एचसीएफ से कट जाना चाहिए। तो 10 तो 3 से कट ही नहीं रहा, इसीलिए 3 यहां एचसीएफ नहीं होगा। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी की सारी क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ है। और इन सब को करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका पहला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, और ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हो ही जाने हैं, हालांकि कुछ कुछ मैं कराऊंगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, एनसीईआरटी का कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ बताइए इन संख्याओं का, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, अभी एक डेमो क्वेश्चन मैंने करा भी दिया है। पहले एलसीएम निकाले, फिर एचसीएफ निकालें, और फिर आप क्या कह दें, मतलब फिर रिलेशनशिप को क्या कर दें, वेरीफाई, जैसे मैंने अभी अभी कराया। तीसरा भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपके सामने संख्याएं दे रखी हैं और कह रहा है कि एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बड़ा सरल और प्यारा क्वेश्चन है, बस मेरी बातें ध्यान रखना कि एलसीएम में बड़ी वाली पावर और एचसीएफ में छोटी वाली पावर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 657 बराबर 9, देन फाइंड एलसीएम ऑफ 306 और 657। कह रहा है दो संख्याएं हैं 306 और 657, यदि इनका एचसीएफ 9 है तो बताइए इनका एलसीएम क्या होगा। इसका एक तो तरीका ये है कि जो गिवन बात है उसको छिपा दो। आपसे क्या पूछ लिया, 306 और 657 का एलसीएम, आप सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाएं और इन दोनों का क्या कैलकुलेट कर ले, एलसीएम। लेकिन वो थोड़ा लेंदी तरीका हो जाएगा। आप क्या करेंगे, नंबर्स भी पता है, एचसीएफ भी पता है, एलसीएम नहीं पता, तो आप सीधा सीधा वो वाली रिलेशनशिप को अप्लाई करें। क्या होती है रिलेशनशिप, मैं यही लिखा रहा हूं, LCM into HCF is always equals to A into B, माने प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। LCM क्या है अपने को नहीं पता, HCF क्या है तो ऑलरेडी 9 दे रखा है। अच्छा A और B क्या है, A और B माने संख्याएं क्या है, तो संख्याएं हैं 306 और 657। तो A के प्लेस पर रख दे 306 और B के प्लेस पर रख दे 657, और यहां से अब आप LCM के लिए इसको सॉल्व करें। 9 जाएगा उधर डिवाइड में, तो LCM विल बी इक्वल टू 306 गुना 657 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से आप इसको कैंसिल कर ले, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 34 की गुना जैसे ही 657 में होगी आपका एलसीएम निकल जाएगा। आप यदि यहाँ प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकालेंगे तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा, फॉर्मूले से बड़ा सरल होगा ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक वेदर, चेक करना है क्या, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n कभी भी 0 पर एंड होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। समझते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आ गया है। आपके पास 6 की पावर n एक नंबर दे दिया है जिसमें बताया गया है कि n एक नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है कि ये 6 की पावर n है, क्या ये कभी भी 0 पर एंड करेगा। इट मींस 6 की पावर n का कभी भी कोई यूनिट डिजिट 0 होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो जरा इसको प्रैक्टिकली कर कर देखते हैं। n क्योंकि नेचुरल है, तो नेचुरल माने 1 2 3 4 5, ये सब आप कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो 6 की पावर 1 हो जाएगा 6। क्या यूनिट डिजिट 0 आया, नहीं आया सर। n की जगह अगर 2 रखें तो 6 की पावर 2 क्या आ गया 36, इसमें भी आया, नहीं आया सर। अगर n की जगह 3 रखें तो ये बैठेगा 216। तो आप अगर समझदार हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि n की मैं यहां कुछ भी वैल्यू रख दूं, कभी भी इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा, बल्कि यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आता रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम में समझा है, कैसे जाएगा ये बात, एग्जाम्पल्स के थ्रू तो बात बनेगी नहीं। कैसे बनेगी भाई, मान लीजिए n की जगह मैं आपसे कह दूं 300, तो 6 की पावर 300 तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे आप। तो कैसे इस बात की एक्सप्लेनेशन हो कि ये 0 पर एंड नहीं होगा कभी भी। तो इसके लिए एक बात समझ लें, देखो कोई भी नंबर है मान लो, और उस नंबर के बेस में जो भी है और उस नंबर के पावर में जो भी है, ठीक है, एक नंबर है मान लो बेस में कुछ है और पावर में कुछ है उसके,
तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा या 0 नहीं होगा। ये बात कभी भी पावर पर डिपेंड नहीं करती, पावर का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ये बात याद रख ले। किसी भी संख्या के अंत में 0 आएगा या नहीं आएगा, ये बात पावर पर निर्भर नहीं करती। पावर चाहे 10 है, चाहे 5 है, चाहे 2 है, ये पावर का मसला है ही नहीं। तो ये मसला किसका है, ये मसला बेस का है। बेस डिसाइड करेगा कि वो पूरा नंबर सॉल्व होने के बाद 0 पर एंड होगा या 0 पर एंड नहीं होगा। अब बेस से कैसे डिसाइड करें, तो बस एक छोटी सी बात याद रख लेना, किसी भी नंबर के बेस में जो संख्या होती है आप उसके क्या करें, प्राइम फैक्टर्स करें। क्या करें, प्राइम फैक्टर्स करें। और यदि प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आ जाएं, यदि प्राइम फैक्टर्स में 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो कंफर्म याद रखिएगा कि सॉल्व करने के बाद जो नंबर बनेगा वो 0 पर एंड जरूर करेगा। बस बेस में जो संख्या है उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी हो और 5 भी हो। और अगर 1 भी है ना तब भी काम नहीं चलेगा। अगर 2 है 5 नहीं है, 5 है 2 नहीं है, तो कभी भी यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। अपने क्वेश्चन की बात कर ले। हमारा नंबर 6 की पावर n है और बच्चों बेस में है 6, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो 6 के फैक्टर्स होंगे 2 और 3। तो आप कहेंगे कि सर 2 तो है 5 तो है ही नहीं, तो इसका सीधा सा मतलब है ये कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। तो ये बात आप थोड़ा सा स्टेटमेंट में बता दें और बता दें कि एज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज 2 into 3 and it do not contain, इसके पास क्या नहीं है, 5 एज अ फैक्टर, इसके पास 5 एक फैक्टर नहीं है। सो अब आप क्या बताएंगे, इट विल नॉट एंड विद 0, ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये n की किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। बस दिमाग में एक बात बैठा के रख लें कि जो संख्या बेस में है हमें उस पर फोकस करना है और उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। 2 और 5 अगर आ गए तो ठीक है, वरना आगे बढ़ना है, मना कर देना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। छठा, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स। बताइए कि ये दोनों संख्याएं कॉम्पोजिट क्यों हैं। कॉम्पोजिट माने बच्चों क्या होता है, तो कॉम्पोजिट माने जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो उन्हीं को कॉम्पोजिट बोलते हैं। जैसे मैं पहले वाले नंबर को लेके चल रहा हूं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको रब कर देते हैं जरा। क्वेश्चन है आपके पास क्या, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और आपसे कह रहा है कि चेक करिए कि ये कॉम्पोजिट है या नहीं। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम इस संख्या के प्राइम फैक्टर्स करके देखेंगे। अच्छा, क्या ये नंबर ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है? अगर आप ध्यान से देखें तो आप कहेंगे कि फैक्टराइज फॉर्म में ये नहीं है। क्यों? ये तीनों तो मल्टीप्लाई में है पर ये वाला 13 प्लस में है। फैक्टराइज फॉर्म का तो मतलब ही होता है कि सब मल्टीप्लाई में होने चाहिए, तभी तो उसको फैक्टराइज माना जाएगा। तो अभी ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है। इसको फैक्टराइज करने के भी 2 तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका ये है कि आप इस पूरे नंबर को क्या कर ले, सॉल्व कर ले, माने इन तीनों की मल्टीप्लाई करें और बाद में 13 को प्लस करें, और जो भी आपको एक सिंगल नंबर मिलेगा फिर उसके दोबारा से प्राइम फैक्टर करना शुरू करें, और प्राइम फैक्टर अगर 2 से ज्यादा हो तो आप बोल देना कि इट इज कॉम्पोजिट। पहला तरीका तो ये है। इसका दूसरा तरीका ये है बिना सॉल्व करे। कैसे? आप इस पूरी संख्या में ध्यान से देखें, यहां भी 13 है और यहां भी 13 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले 13 कॉमन ले लेता हूं दोनों में से। यहां से 13 कॉमन लोगे तो 7 गुना 11 बचेगा, और 13 में से 13 कॉमन लेंगे तो बच्चे 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 13 इंटू
11 7 जा 77 प्लस का 1, 13 इंटू 77 और 1 78। देखो 13 तो प्राइम है ही, तो इसके तो और फैक्टर होंगे नहीं। 78 प्राइम नहीं है, तो इसीलिए इसको और फैक्टराइज किया जा सकता है। तो आप जरा 78 के फैक्टर्स करके देख लें अलग। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा और 2 9 जा, 3 से कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3 3 जा, और 13 से कैंसिल करेंगे तो 13 1 जा। इसको आगे कैसे लिखा जाएगा? 13 गुना 78 को हम लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 13। तो ये फाइनली क्या बनेगा बच्चों? 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 13 गुना 13 होता है 13 का स्क्वायर। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इस संख्या के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। 2 भी होगा, 3 भी होगा, 13 भी होगा, और देखो 1 तो सभी का होता है, तो चाहो तो इनटू में 1 भी लिख सकते हो। इस नंबर के टोटल 4 फैक्टर्स हैं, 2 3 13 1। तो आप लिख देना एज गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, सो इट इज अ प्राइम नंबर, सॉरी इट इज अ कंपोजिट नंबर। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। और इसी का जो दूसरा पार्ट है बच्चों, इसी सेंस में आपको इसको सॉल्व करना है, ये आपके हवाले है। आगे बढ़ते हैं, और एक्सरसाइज का जो अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, ये एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, एलसीएम और एचसीएफ की। एक ही क्वेश्चन है बुक में आपका वर्ड प्रॉब्लम का, बाकी सब बाहर हैं। अच्छा, जब भी एलसीएम और एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, पहले उस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें। भूल जाएं कि वो एलसीएम से जुड़ा हुआ है या वो एचसीएफ से जुड़ा हुआ है। पहले उसमें देखें कि आपसे पूछा क्या है, फिर उसका डायरेक्ट जवाब निकालने की कोशिश करें। और जब आपको डायरेक्ट जवाब मिल जाए, उसके बाद आपके दिमाग में अपने आप स्ट्राइक करेगी बात कि अरे ये सवाल तो एलसीएम का था, यानी ये जवाब तो एलसीएम से भी आ सकता था, या ये जवाब तो एचसीएफ से भी आ सकता था। तो डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, अपने मन में एलसीएम की डेफिनेशन को ना निकलने दें। एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दो बातें अगर आपके दिमाग में हैं, तो बाद में अपने आप दिमाग कहेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो एलसीएम का है, और फिर इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब एलसीएम के ही निकलेंगे। क्वेश्चन समझते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक आपके पास क्या है बच्चों? स्पोर्ट फील्ड है, और उसके चारों तरफ एक रास्ता है सर्कुलर ऐसे। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस फील्ड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। जबकि उसी चीज के लिए रवि लेता है 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए कि दोनों ने सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर और एक ही दिशा में भागना शुरू करा, बस दोनों की स्पीड अलग अलग है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बताइए कितने समय के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। तो सवाल मिलने का है बच्चों, बताइए स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे जी। तो क्वेश्चन ये है कि ये एक आपके पास सर्कुलर फील्ड है, 2 प्लेयर्स हैं, 2 रनर्स हैं। सोनिया जो कि एक राउंड लगाने में 12 मिनट लेती है, और रवि है आपका जो कि 18 मिनट। मैंने उल्टा डेटा ले लिया। सोनिया 18 मिनट लेती है जबकि रवि लेता है 12 मिनट। दोनों ने एक ही टाइम पर भागना शुरू करा। बताइए दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। इसको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं मैं। पहले मान लो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले सोनिया से शुरू कर रहा हूं। तो एक बात बताइए, सोनिया क्योंकि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है ना, मान लो सोनिया ने भागना शुरू करा, भागना शुरू करा, तो बताओ ये उसी पोजीशन पर 12 मिनट के बाद वहीं होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि 12 मिनट में तो वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देती है। तो 12 मिनट के बाद सोनिया उसी पोजीशन पर होगी। ऐसे ही सोनिया अगर एक राउंड और लगा दे तो बताइए 12 मिनट और बीत गए,
तो अब आप कहेंगे कि सोनिया 24 मिनट के बाद भी उसी पोजीशन पर होगी जहां से भागना शुरू करा था। एक रिवॉल्यूशन और अगर लगा दें तो 12 मिनट और बीत गए, 36 मिनट बाद भी सोनिया वहीं होगी। 12 मिनट और बिता दो तो 48 मिनट बाद भी सोनिया वहीं रही होगी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो सोनिया कहीं ना कहीं 12 के मल्टीपल्स में काम कर रही है या नहीं कर रही है। पहला राउंड 12 मिनट, दूसरा राउंड 24 मिनट, तीसरा राउंड 36 मिनट। ऐसे ही अब जरा रवि के बारे में भी सोचिए। रवि, क्योंकि बच्चों मैंने डेटा थोड़ा सा गलत ले लिया, कोई नहीं, आप पहला वाला जो डेटा है वो रवि के लिए मान लीजिए। रवि क्योंकि 12 मिनट में राउंड लगाता है, सोनिया लगाती है 18 मिनट में। तो एक बात बताइए, सोनिया ने भागना शुरू किया तो सोनिया ने एक राउंड लगाया, एक राउंड लगाया, एक राउंड लगाया, पूरा हो गया। कितने समय में राउंड पूरा हुआ? तो अब आप कहेंगे 18 मिनट। सही बात है, 18 मिनट के बाद सोनिया अपने इनिशियल पॉइंट पर होगी। सोनिया ने एक राउंड और लगाया तो 18 मिनट और हो गए बच्चों। तो आंसर आया 36 मिनट के बाद सोनिया फिर वहीं होगी। फिर एक राउंड और लगाया, एक राउंड और लगाया तो 18 मिनट और बीत गए, यानी 54वें मिनट के बाद भी सोनिया वहीं होगी। तो सोनिया बच्चों जो है 18 के मल्टीपल में काम कर रही है और रवि 12 के मल्टीपल में काम कर रहा है। दोनों के डेटा को अगर ध्यान से कंपेयर किया जाए तो 36 मिनट के अंत में रवि भी बिल्कुल उसी पोजीशन पर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, और 36 मिनट के बाद सोनिया भी अपने इनिशियल पोजीशन पर है। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 36वें मिनट के अंत में दोनों के दोनों अपने इनिशियल पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बस अंतर ये होगा कि 36 मिनट के बाद रवि के तो 3 राउंड पूरे हो चुके होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, और 36 मिनट के बाद सोनिया के 2 ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुए होंगे। अच्छा, अगर अब हम यहां पर डायरेक्ट समझें तो ये बताइए, 36 जो है ये 12 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये तो 36 जो है एलसीएम है और 12 और 18 का। तो अब हमें ये भी समझ आ गया कि एक्चुअल में ये सवाल एलसीएम की हेल्प से होना है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ये क्या निकालना है, ये तो सिर्फ मैंने समझने के लिए बताया है, पेपर में नहीं करना। तो आप क्या बताएंगे यहां पे डायरेक्ट आंसर, टाइम आफ्टर विच बोथ विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय के बाद दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो ये करने के लिए मैं क्या करूं, सीधा सीधा 12 और 18 का क्या निकाल दूं, एलसीएम। तो जैसे ही मैं 12 और 18 का एलसीएम करूंगा, आंसर बच्चों 36 आएगा, और 36 मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे वहीं पर। इसी में ही आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए, जब ये दोनों मिले तो दोनों ने कितने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए होंगे। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए रवि ने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे होंगे, तो ये मिले कितनी देर में है, 36 मिनट के बाद, और रवि एक रिवॉल्यूशन लगाने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट। तो सीधा सीधा क्या कर दो, डिवाइड, यानी जो एलसीएम आया है ना, इसको रवि के टाइम से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो पता चल जाएगा रवि के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ऐसे ही कोई पूछ ले कि सोनिया ने कितने रिवॉल्यूशन लगाए होंगे, एलसीएम आया 36 मिनट, इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दे सोनिया के टाइम से। तो 36 को अगर 18 से डिवाइड करा जाए तो आंसर आएगा बच्चों, तो ये है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सोनिया। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर हुई है, और एनसीईआरटी से हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक समाप्त कर लिया है। चलते हैं बच्चों अब जरा यहां से अगले टॉपिक की तरफ, और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, कंफर्म एक क्वेश्चन बच्चे इस टॉपिक से बनना ही बनना है। टॉपिक का नाम है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। नंबर को इरेशनल कैसे सिद्ध किया जाए। बच्चे 9वीं क्लास में आप लोगों ने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। रेशनल माने जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, और इरेशनल माने जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके। इरेशनल के बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे।
√2, √3, √5 दे ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। यहां सीखेंगे हम लोग कि किसी भी नंबर को इर्रेशनल कैसे दिखाया जाए। तो बच्चे दो वैरायटी के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, उनको मैंने नाम अपनी तरफ से दे दिया है, ऐसा कोई नाम बुक में है नहीं। पहले जो नंबर्स होंगे वो होंगे प्योर इर्रेशनल। प्योर इर्रेशनल जैसे √2, √3, √5 जिनमें रेशनैलिटी वाला कोई भी टर्म नहीं होगा। और दूसरी जो मैंने कैटेगरी बनाई है वो है इम्प्योर इर्रेशनल। इम्प्योर इर्रेशनल माने ऐसे समझ लो जिसमें इर्रेशनल के साथ रेशनल टर्म्स भी मिक्स हो चुके हैं, जैसे 2 + √5। इसमें आप देख पा रहे होंगे तो 2 है रेशनल, √5 है इर्रेशनल। ऐसे नंबर्स को मैंने इम्प्योर इर्रेशनल कहा है। बच्चों चाहे ये वाली वैरायटी हो चाहे ये वाली वैरायटी हो, अगर इसमें से किसी को भी इर्रेशनल प्रूफ करना है तो यहाँ एक मेथड बुक में सजेस्ट किया गया है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन माने क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि आपने कोई एक स्टेटमेंट अज्यूम करी अपनी तरफ से और फाइनली आपने अपनी ही स्टेटमेंट के अगेंस्ट एक दूसरी स्टेटमेंट खड़ी कर दी। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। जब दो अलग अलग स्टेटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाए और आपको फाइनली एक बात को वहां पे गलत मानना पड़ जाए, इसी को कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। इसमें भी और इसमें भी बच्चों हमें कॉन्ट्राडिक्शन ही पैदा करनी पड़ेगी। बस इसमें कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा अलग सेंस में पैदा करोगे, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन अलग सेंस में पैदा करेंगे। तो इसीलिए मैंने अलग अलग एक एक क्वेश्चन उठा लिया है। जैसे पहला क्वेश्चन है प्योर इर्रेशनल वाला क्वेश्चन है, √3 को इर्रेशनल प्रूफ करके दिखाइए तो कैसे होगा। सॉल्यूशन की बच्चों शुरुआत ही होती है, शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि कंफर्म टॉपिक है ये, बस आपको स्टेटमेंट याद करनी है जैसे जैसे मैं बताऊंगा। एग्जैक्ट आप एग्जाम में वैसे ही लिख कर आएंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे √3 आ जाए, चाहे √2 आ जाए, चाहे √5 आ जाए। स्टार्टिंग बच्चों हमेशा होती है उस नंबर को रेशनल मानने से। सिद्ध करना है इर्रेशनल, आप शुरुआत में मानकर चलेंगे रेशनल। तो ऐसे लिखना, अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रेशनल। आपने √3 को बच्चों रेशनल मान लिया है, ये आपकी अजम्पशन है। और कैसे भी करके अब आपको अपनी इस मान्यता को पूरे सॉल्यूशन में गलत साबित करके दिखाना है, क्योंकि जब तक ये गलत साबित नहीं होगी तब तक √3 इर्रेशनल प्रूफ हो ही नहीं सकेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, √3 को मैंने क्या मान लिया है? रेशनल। तो भाई रेशनल को तो a/b या p/q की फॉर्म में लिखा ही जा सकता है, बिल्कुल। तो √3 को मैंने कितने के बराबर रख लिया? a/b के। यहां एक बात याद रख लेना बच्चों छोटी सी, क्या? वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। देखो डिनोमिनेटर तो कभी 0 होता ही नहीं है, ये हम जानते ही हैं। छोटी सी बात ये याद रख लेनी है, a और b यहां पर इंटीजर होते हैं और साथ में को प्राइम भी होते हैं। को प्राइम का अर्थ होता है बच्चों ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर्स सिर्फ एक हो, माने जिनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसी को हम लोग बोल देते हैं को प्राइम। दूसरी भाषा में यदि दो संख्याओं का HCF 1 निकले तो वो दोनों संख्याएं को प्राइम कहलाती हैं। तो हमें यहां मन में याद रखनी है ये बात कि a और b का कॉमन फैक्टर बस एक है और कुछ भी नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इस b को ना पहले इस मल्टीप्लाई में ले जाएं इधर, तो a बराबर आया √3 इंटू b। यहां से अब आप एक काम कर ले, स्क्वेयरिंग करें दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग कर दे इसमें दोनों तरफ। जैसा जैसा मैं बताऊं बच्चों इस सॉल्यूशन में वैसे वैसे स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने होंगे। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें, इधर भी और इधर भी। तो बच्चे a स्क्वेयर कितने के बराबर आएगा? √3 का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू आया 3 इंटू b स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 जो आई है ना बच्चों, इससे मुझे कंक्लूजन क्या मिला, नतीजा क्या मिला, जरा थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अब एक बात समझो छोटी सी, ये बताइए a स्क्वायर कितने के बराबर आया? 3 गुना b स्क्वायर। तो एक बात बताओ, b स्क्वायर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो,
अगर मैं मल्टीप्लाई में 3 कर दूंगा तो ए स्क्वायर हमेशा 3 से डिविजिबल आएगा या नहीं आएगा। जैसे अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू 1 रख दूं तो आंसर आया 3। अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू 2 रख दूं तो आया आंसर 6। अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू 3 रख दूं तो आंसर 9 आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आप यहां बी स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी रख लो, ए स्क्वायर जो निकल कर आएगा हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। या इसको अगर मैं उल्टा कहूं कि जो 3 है 3 वो हमेशा ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। 3 हमेशा डिवाइड करेगा या नहीं करेगा ए स्क्वायर को, क्योंकि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है। आई होप ये वाली बात सभी को क्लियर हुई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन से दैट या वी कैन से दैट 3 डिवाइड्स ए। और इसका प्रूफ बच्चों आपके सामने है। जो भी आ रहा है वो ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो 3 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 3 हमेशा ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब एक छोटी सी बात यहां और समझ लो, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर 3 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर तो क्या 3 नहीं डिवाइड करेगा ए को भी? 3 ऑल्सो डिवाइड ए। यदि 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो क्या 3 ए को डिवाइड नहीं करेगा? आप कह रहे हो सर समझ नहीं आया, तो एक बात समझते हैं। एक बात बताओ, 3 अगर डिवाइड करे किसको, 6 के स्क्वायर को, भाई ए की जगह 6 मान लो, क्या दिक्कत है? 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो 3 डिवाइड करता है 36 को। तो ये बताइए क्या 3 नहीं डिवाइड करेगा 6 को? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो 3 यदि 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है माने 36 को, तो 3 कहीं ना कहीं 6 को भी तो डिवाइड कर रहा है। यही बात मैंने यहां पर भी लिखी है, क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 3 पक्का डिवाइड करेगा ए को। और ये वाली जो है ना बच्चों, ये वाली बात मैंने जो लिखी है, आप यदि एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो एक 1.2 करके थ्योरम भी है, और उस थ्योरम में बिल्कुल यही बात वहां समझा रखी है। तो हमें यहां से एक बात समझ आ गई कि 3 जो है ये पक्का ए को डिवाइड करेगा, या ए जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो अब एक बात बताइए जरा, क्या क्योंकि ए 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड। तो एक बात बताइए, अगर मैं ए को क्या करूं 3 से डिवाइड, तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा पक्का, क्योंकि ए 3 से डिविजिबल है। तो ए को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ अल्फाबेट कुछ ना कुछ नंबर आएगा या नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा या नहीं आएगा। उसी इंटीजर को मैंने सी मान लिया। तो वेयर सी इज एन इंटीजर, सी इज एन इंटीजर, क्योंकि हम जानते हैं a डिविजिबल बाय 3 है। तो जब a को 3 से क्या करोगे, डिवाइड, तो आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। उस कुछ ना कुछ को ही मैंने c मान लिया। c आपका 1 -1 2 -2 कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट में मैंने बता दिया है c एक इंटीजर है। अच्छा, यहां से अगर a की वैल्यू में निकालना चाहूं तो क्या आएगी, 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, a आया 3c। और a की इस वैल्यू को अब मैं सीधा सीधा कहां पुट करूंगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। तो a के प्लेस पर जरा 3c रख दे, तो 3c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, ये 9c स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में, तो b स्क्वायर बराबर आया 9c स्क्वायर ओवर 3, 3 3 जा 9। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, और इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2। जरा 1 और 2 को कंपेयर करो। 1 में निकला था a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, तो आपने कहा था 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अब जरा यहां देखो ना, जब b स्क्वायर बराबर आया है 3c स्क्वायर के, तो एक बात बताइए, 3 क्या b स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा? क्योंकि c स्क्वायर यहां पे चाहे कुछ भी हो, 3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आएगा वो डिविजिबल बाय 3 ही आएगा, कंफर्म है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से दैट
व्हाट वी कैन से दैट 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और जब बच्चों 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पक्का 3 बी को भी डिवाइड करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एज 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स बी। और बच्चों अगर आप थोड़ा सा नजर रख रहे हो ना, तो आपको यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन बनती हुई नजर आ रही होगी। कॉन्ट्राडिक्शन बच्चे ये है, आपने शुरुआत में एक बात लिखी थी कि ए और बी को प्राइम है। को प्राइम माने 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। पर यहां देखो ना क्या हो रहा है, 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो माने 3 जो है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर हुआ या नहीं हुआ। वहां आप कह रहे थे कि ए और बी को प्राइम है, माने 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पर यहां पर तो ए और बी में 3 एक कॉमन फैक्टर हुआ। यही है कॉन्ट्राडिक्शन, यही है कॉन्ट्राडिक्शन। तो पहले मैं इस स्टेटमेंट को लिख दूं, तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 आपको क्या बता रही है, 3 इज अ कॉमन फैक्टर। 3 एक कॉमन फैक्टर है, किसका, ए और बी का। परंतु बट वी नो दैट, हम एक बात और जानते हैं कि ए और बी को प्राइम है। बट वी नो दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो बच्चों ये तो एक तरीके से दो विपरीत बातें हो गई है, नहीं हो गई भाई। या तो ये को प्राइम हो सकते हैं या कॉमन फैक्टर इनका 3 हो सकता है। ये दोनों बातें कभी एक साथ तो चल नहीं सकती ना। तो ये हुई कॉन्ट्राडिक्शन। और बच्चों ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुई क्यों, अब इसमें 2 रीजन हो सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होने के। या तो आपकी मानी गई बात ठीक है और आपके सॉल्यूशन में ही कोई कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन आई है। या फिर सॉल्यूशन आपका बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी अजम्पशन में ही खोट है, आपकी अजम्पशन ही गलत है। तो अब आप एक बात बताओ, जब सॉल्यूशन में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई एरर नहीं है, तो फिर कमी कहां मानी जाएगी, स्टार्टिंग में, आपकी मान्यता में। तो अजम्पशन क्योंकि गलत, मतलब आपकी जो अजम्पशन है वो ये थी कि रेशनल है, तो ये क्या होगी बच्चों, गलत साबित। तो इसका मतलब है सही बात क्या है, √3 इरेशनल है। सीधी सी बात है, जब सॉल्यूशन में कहीं कोई कमी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गई, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग बात ही आपकी गलत। तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, ये पैदा हुई कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, ड्यू टू द स्टेटमेंट, ड्यू टू द स्टेटमेंट, किस स्टेटमेंट की वजह से हुई, जो आपने शुरू में मानी है। और आपने शुरुआत में क्या माना है, √3 इज रेशनल, √3 इज। तो अब आपको फाइनली ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी बात ही गलत थी ये। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, इतना है हमारी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग मानी जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो पूरा ठीक है। और जब हमारी एजम्पशन ही रॉन्ग है तो फिर सही बात क्या हुई, √3 इज इरेशनल, हैंस √3 इज इरेशनल। तो बच्चे आप लोगों को आशा है कि कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करना आ गया होगा। मतलब आपने कुछ बात मानी शुरू में, रेशनल मान लिया उसको, फिर अपनी ही बात को एंड में जाके गलत घोषित कर देना, इसी को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। और यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कैसे हुई बच्चों, को प्राइम की मदद से। तो कभी भी कोई प्योर इरेशनल नंबर हो और उसको इरेशनल दिखाना हो, तो आप हमेशा को प्राइम नंबर्स की हेल्प से कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करेंगे। अब एक बात समझ लो, चाहे यहाँ √3 हो, चाहे यहाँ √2 हो, चाहे यहाँ √5 हो, ये स्टेटमेंट आप एज इट इज 2-3 बार कर कर देख लें, आपको ये याद हो जाएगा और आप एग्जाम में ऐसे ही करके आ जाएंगे। आपसे पूछ ले √2 को इरेशनल दिखाइए, तो बस कुछ नहीं करना, जहां जहां 3 लिख रखा है ना मैंने स्टेटमेंट्स में, वहां वहां 2 आ जाएगा, √5 में 5 आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट वेराइटी। अगली जो वेराइटी है वो है इम्प्योर इरेशनल। आपके पास एक क्वेश्चन है 2 + 5 √3, कह रहा है इसको इरेशनल दिखाइए। कॉन्ट्राडिक्शन यहां भी पैदा होगी, लेकिन यहां कॉन्ट्राडिक्शन अलग सेंस में होगी, यहां को प्राइम वाली कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है,
तो कैसे होगी? शुरुआत बिल्कुल वैसे ही है। शुरुआत कैसे है? लेट अस अज्यूम दैट, मान लेते हैं क्या? वही बात जो पहले मानी थी, 2 + 5√3 इज रेशनल। ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको। जब ये रेशनल मान ही लिया गया है तो बच्चे आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में या A/B, जो आपका मन करे। चलो मैं यहाँ पे A/B ले लेता हूं, लेकिन यहाँ एक बात अलग लिख लेना आप लोग। पिछले वाले में आपने इन दोनों को कोप्राइम कहा था ना, लेकिन यहाँ आप लोग इसको कोप्राइम ना कह के इंटीजर कहेंगे। तो वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, आप इनको इंटीजर्स मानना। और एक बात और लिख देना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो अब एक बात बताओ, बताना क्या है समझ लो। यहां से आपको एक काम करना है, √3 को तो इधर ही छोड़ देना और 2 और 5 को राइट में ले जाना। आपका यहाँ पे हमेशा एक ही काम होगा, रेशनल टर्म्स अलग कर दो, इरेशनल टर्म अलग कर दो। तो इन तीनों में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 और 5 तो रेशनल टर्म्स हैं, इसीलिए उन दोनों को इंटीजर्स के पास ले जाओ। तो पहले 2 को राइट में ले जाओ, तो 5√3 बराबर P/Q, 2 उधर जाके -2, क्यू के नीचे 1 मान के एलसीएम ले ले, क्यू और 1 का एलसीएम क्यू, P1 × P -2Q, और ये 5 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो √3 बराबर होगा 5 - 2Q/5Q। और अब जरा बच्चों एक छोटी सी बात समझना, आराम से आपको कॉन्ट्राडिक्शन क्लियर हो जाएगी। हम लोग 9th में एक चीज पढ़ते थे, क्या? रेशनल है और एक दूसरा नंबर इरेशनल है। कभी भी रेशनल और इरेशनल को जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। लेकिन अगर दोनों नंबर रेशनल है, दोनों को जोड़े, घटाएं, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आंसर हमेशा रेशनल ही आएगा। 2 रेशनल से हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। आप जरा इस स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड को जरा फोकस से देखें, फोकस करें इस पर, P - 2Q/5Q। तो एक बात बताओ, हमने P और Q को क्या माना है? इंटीजर, और इंटीजर तो रेशनल ही होते हैं। तो एक बात बताओ, 5 भी रेशनल है, Q भी रेशनल है। अच्छा, रेशनल की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये 2Q भी रेशनल होगा, तो P भी रेशनल, 2Q भी रेशनल। रेशनल में से अगर मैं रेशनल घटाऊंगा तो भी तो ऊपर रेशनल ही बनेगा। अरे P भी रेशनल, 2Q भी रेशनल। रेशनल में रेशनल को अगर घटा दिया जाए तो आंसर रेशनल आएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाए, Q भी रेशनल, 5 भी रेशनल, तो रेशनल की रेशनल में अगर मल्टीप्लाई भी हो जाएगी तो भी तो रेशनल आएगा। ऊपर वाली पूरी संख्या रेशनल, नीचे वाली पूरी संख्या रेशनल। रेशनल को रेशनल से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा बच्चे? रेशनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? रेशनल नंबर में है। लेकिन अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में तो √3 है, और हम सभी जानते हैं कि √3 क्या है? इरेशनल है। और एक बात बताओ, दोनों के बीच में = का साइन है। अब आप एक बात बताओ, जब दोनों के बीच में = है तो फिर तो दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए थी, पर यहां पे तो एक तरफ इरेशनल है और दूसरी तरफ, तो कभी भी रेशनल और इरेशनल बराबर तो होते ही नहीं है, पर यहां तो बराबर नजर आ रहा है। तो यही क्या हो गई बच्चे? कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुई होगी? सीधी सी बात है, आपकी मान्यता ही गलत थी। ये अगर सही होती तो ये दोनों एक जैसी चीजें होती। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है दोबारा समझ लो, इधर इरेशनल है, इधर रेशनल है, और बीच में = का सिंबल है। = तो कहता है कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, पर यहां तो दोनों तरफ सेम है ही नहीं, तो यही एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। और अब इसकी स्टेटमेंट बनानी है, तो अब आप बताएंगे कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों? इंटीजर्स। सो राइट हैंड साइड जो है
p माइनस 2q अपॉन 5q इज रेशनल, लेकिन इधर जो √3 है, बट √3 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि √3 तो इरेशनल है, एंड रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। हम जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल कभी भी बराबर नहीं होते, और यही हो गई बच्चे कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर ऐसे लिख देना कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गई है बच्चों? अराइज, पैदा हो गई है। क्यों? ड्यू टू द स्टेटमेंट, ड्यू टू दी, किस स्टेटमेंट की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आई? जो आपने शुरू में मानी है, टू द स्टेटमेंट दैट 2 + 5 √3 इज रेशनल। तो अब आपको कैसे भी करके अब अपनी ही बात को क्या मानना पड़ेगा? गलत मानना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में तो कोई गलती है नहीं। तो गलती कहां होगी बच्चों? आपकी मानी गई बात में। सो या हैंस आर assumption इज इनकरेक्ट, हैंस आर assumption इज इनकरेक्ट। और जब आपकी assumption इनकरेक्ट है तो सही क्या होगा? सही बात तो इसकी उल्टी होगी। सो 2 + 5 √3 इज इरेशनल। तो बच्चे कभी भी इम्प्योर इरेशनल नंबर आ जाए और उसको इरेशनल दिखाना हो, तो आप हमेशा कौन सी कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे? एक तरफ सारे रेशनल टर्म्स कर लेना, दूसरी तरफ सारे के सारे इरेशनल टर्म्स कर लेना, और वही हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको कराया है ना, इसमें भी ना लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। जैसे अलग अलग ओपिनियन क्या है? जैसे इस पूरे को इरेशनल दिखाना था, कुछ लोग इसमें ये कहते हैं कि यार पहले हमारा काम है √3 को इरेशनल दिखाना। जैसे मैंने यहां आपसे क्या कहा था एंड में? √3 इज इरेशनल। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि √3 इज इरेशनल? तो जब क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि √3 इरेशनल है, तो हमने मान कैसे लिया कि √3 इरेशनल है? तो वो कहते हैं कि पहले आपका काम है कोप्राइम वाली कॉन्ट्राडिक्शन से √3 को इरेशनल दिखाना, या √3 की जगह कुछ और होगा तो उसको इरेशनल दिखाना। तो जब √3 क्या हो जाए? इरेशनल, उसके बाद आप क्या करेंगे? इस पूरी संख्या को इरेशनल दिखाएंगे। माने डबल कॉन्ट्राडिक्शन, पहले ये वाली कॉन्ट्राडिक्शन और उसके बाद ये वाली कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन अगर मैं देखो बुक के हिसाब से बताऊं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी में ये वाला सॉल्यूशन चल रहा है। एनसीईआरटी में √3 को कहीं पर भी इरेशनल नहीं दिखाया गया है, सीधा उन्होंने पूरे नंबर को इरेशनल दिखा दिया गया है। इसमें मैं थोड़ा सा आपसे ये भी कहूंगा कि आप लोग अपने स्कूल टीचर्स को भी फॉलो करें। यदि आपके स्कूल टीचर्स इसमें सेटिस्फाई हैं तो आप इसे करें, या स्कूल टीचर्स कहते हैं कि भाई पहले √3 को इरेशनल दिखाइए, उसके बाद इस पूरे नंबर को इरेशनल दिखाइए, तो वैसा भी कर सकते हैं। मेरा झुकाव है ये कि पहले आप √3 को इरेशनल दिखाइए और उसके बाद इस पूरे नंबर को इरेशनल दिखाइए। ये एक तरह की सेफ साइड है, इसमें कोई भी टीचर फिर कुछ कह नहीं पाएगा, आपको कमी नहीं निकाल सकता। आप अगर सिर्फ इतना कर कर दिखाएंगे तो टीचर एक एंगल पर सोच सकता है या उसमें कमियां निकाल सकता है कि हाँ भाई उसने पहले √3 को नहीं दिखाया, तो आपके पास क्या है? एक तरह का लूप होल मिल जाएगा आपके सॉल्यूशन में। आप अगर दोनों चीजें लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं ढूंढ पाएगा आपके सॉल्यूशन में। तो आशा करता हूं बच्चों कि आप लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बुक के सारे क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन से इसमें पार्ट्स कर करके हैं, आप आराम से इनको कर सकते हैं। और मेरी तरफ से बच्चों ये वीडियो इतना ही है जिसमें मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी में लगभग सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। वीडियो लगभग ये 1.5 घंटे की हो चुकी होगी, मुझे लग रहा है ज्यादा लंबी हो गई है, मुझे लग रहा था कि 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, पर कोई नहीं, मैथ से तो थोड़ा सा मेहनत मांगेगी ही मांगेगी ये। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा रियल नंबर चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस,
जिसमें अलग अलग सोर्सेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस सब होने वाले हैं। तो इसको अच्छे से करें, बैठकर एक एक सॉल्यूशन को रोक रोक कर देखें, फिर एक क्वेश्चन करें बुक का। चीजें जब समझ आ जाए तब थोड़ा आगे बढ़े। मूवी की तरह ना देखें इसको बिल्कुल कि बैठ गए हैं और इंटरवल होगा तब रुकेंगे 15 मिनट, नहीं। क्वेश्चन हो जाए पॉज करें, उसको नोट करें, और अगर क्वेश्चन है तो उसके जैसा क्वेश्चन कर कर देख लें। जब समझ आ जाए तब वीडियो को आगे बढ़ाएं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से सब हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।